Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट और हम इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो नेम से क्लियर है, ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट। ड्यूअल मीन्स टू, एंट्री मीन्स व्हेन वी रिकॉर्ड इट। कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब क्या है, बेसिकली ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कोई भी लेन देन जो होता है उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं। उसके कितने इम्पैक्ट्स होते हैं? दो इम्पैक्ट्स होते हैं और हमें दोनों एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं, अगर हम बिजनेस में फर्नीचर परचेज करते हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आ गया और पैसा चला गया, कैश कम हो गया। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि हर एक लेन देन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं और दोनों इफेक्ट को हमें रिकॉर्ड करना है। मतलब हमने इस इफेक्ट को भी रिकॉर्ड करना है कि फर्नीचर बढ़ गया और इस इफेक्ट को भी रिकॉर्ड करना है कि कैश कम हो गया। तभी हमें एक्चुअल पोजीशन पता लग पाएगी कि इस लेन देन से क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस में। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना, हर कुछ टू वे होता है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, और आप जो भी करते हो वो आपके पास आता ही है। इन द सेम वे यहाँ पे भी यही बोला जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेस है जिसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग की जाती है। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन हैज ड्यूअल मीन्स टू और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। वो कहता है उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं और दोनों इम्पैक्ट्स को ही हमने रिकॉर्ड करना है। लाइक फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर आए को भी रिकॉर्ड करना है और कैश गए को भी रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अगर हमने सिर्फ फर्नीचर बढ़ा दिया और कैश को रिड्यूस नहीं किया तो हमारा अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर जो पिक्चर है वो शो नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। अब ये बात नोट डाउन करने वाली है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, बट कई बार किसी ट्रांजेक्शन के दो से ज़्यादा इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि खाली दो इम्पैक्ट्स नहीं होते, कई बार दो से ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि खाली दो इम्पैक्ट्स ही हो सकते हैं, तो दो से ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, बट दो कॉन्सेप्ट तो होंगे ही। मतलब दो जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो तो होंगे ही, पर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एवरी ट्रांजेक्शन, हर लेन देन एटलीस्ट टू अकाउंट्स को इन्वॉल्व करेगा और दोनों अकाउंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। दैट इज ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट। ओके, होप इट्स क्लियर। इसी फाउंडेशन के बेसिस पे जैसे हमारे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, अकाउंट्स में हमारे पास होता है डेबिट एंड क्रेडिट। सो इस अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन जो है वो दो साइड इम्पैक्ट जो करती है, जो प्लस माइनस होता है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजेक्शन में कोई चीज़ डेबिट होगी, कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव टू साइडेड इफेक्ट टू द सेम अमाउंट, और जो उनका अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो भी सेम रहेगा। इसी के रिजल्ट में हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हियर मीन्स आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। देखो हमारे बिजनेस में दो तरीके से पैसे लगते हैं, एक तो पैसा बाहर से हम लेते हैं और एक पैसा ओनर लगाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स, मतलब जो हमारी जो भी बिजनेस में है वो दो जानों से है, या तो जो हमारा पर्सन है, ओनर है, उसने लगा रखा है यानी कैपिटल से आ रखा है पैसा, या फिर बाहर लाइबिलिटी है। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू, एसेट्स कहाँ से आएंगी, या तो आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मीन्स आउटसाइड लाइबिलिटी जो बाहर से पैसा लिया हुआ है, प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। कैपिटल मतलब जो पैसा मालिक ने लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज बेसिक एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नेम से ही क्लियर है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है, एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, और यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस में बिजनेस को खोलने वाला ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, यानी बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों सेपरेट हैं, और हमें जो रिकॉर्डिंग करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, वो हमें बिजनेस के बेसिस पे करनी है। देखो हम ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये जो खाते बना रहे हैं, वो किसके बना रहे हैं, वो खाते मालिक के बना रहे हैं या बिजनेस के बना रहे हैं, बिजनेस के बना रहे हैं। तो जब भी आप अकाउंट्स करोगे तो आपको ये एज्यूम करना है कि आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, ना कि ओनर के अकाउंटेंट हो। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हमने बिजनेस के खर्चे और ओनर के खर्चे मिला दिए, या बिजनेस की इनकम और ओनर की इनकम मिला दी, तो हमें बिजनेस का क्या एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है वो पता नहीं लग पाएगा। और हमने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करना है कि बिजनेस कितना कमा रहा है या कितना गंवा रहा है, ठीक है, बिजनेस की कितनी एसेट्स है, बिजनेस की कितनी देनदारियां हैं। तो इसलिए हम जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसका चलेगा, बिजनेस का। तो आप अकाउंटेंट मतलब देखोगे कि बिजनेस मतलब जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आप अपने आप को बिजनेस मान के चलोगे कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ठीक है, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालिक को हम बाहर वाला पर्सन समझेंगे, ये बाहर वाला पर्सन है जिसने हमें पैसे दिए हैं, इसलिए जो वो पैसे देता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और उसको भी हम लायबिलिटी मानते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो एज्यूम करता है कि मालिक और बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटी। एजम्पशन ही है ये भी, क्योंकि अगर हम ये एज्यूम करके ना चलें तो हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि बिजनेस में हम कितना कमा रहे हैं या कितना गंवा रहे हैं, या बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टी है या बिजनेस की कितनी देनदारियां हैं। इट मीन्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड ओनर्स आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज, उन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे। एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन देयरफॉर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर्स। कैसे जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है वो कैसे करनी है, वो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। मतलब आप जब भी कुछ रिकॉर्ड करोगे आप ये देखोगे बिजनेस के लिए खर्चा है या नहीं, बिजनेस के लिए इनकम है या नहीं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। तो जब भी आप अकाउंटिंग में कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि ये आप बिजनेस का कर रहे हो, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कर रहे हो। ओके, तो बिजनेसमैन हमारे लिए बाहर वाला पर्सन है, मान कर चल रहे हैं हम कि बिजनेसमैन बाहर वाला पर्सन है, इसलिए जो वो पैसा लगाता है उसको भी हम देनदारी समझते हैं, उसको भी हम लायबिलिटी समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाम से क्लियर है, गोइंग, गोइंग मतलब कॉन्टिन्यूइंग, गोइंग का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूइंग, कंसर्न मीन्स बिजनेस, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अगर देखो नॉर्मली बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो, हर एक बिजनेसमैन चाहता है, लाइक मैंने भी अगर एक बिजनेस ओपन किया है तो मैं भी चाहूँगी कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चले। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं चाहूँगी ना कि मैंने आज बिजनेस ओपन किया और मेरे को घाटा हो जाए और मैं कुछ दिन बाद अपना बिजनेस बंद कर दूँ। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, हर बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में जो ये एज्यूम करता है, जो जिसमें मान कर चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो बड़े लॉन्ग टाइम तक चलेगा और वो जल्दी से लिक्विडेट यानी जल्दी से बंद नहीं होगा। तो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, continuing business concept basically, continue business will continue for a long period of time basically। तो ये क्या है, इसमें हम assume करके चलते हैं। देखो ये बड़ा important word है यहाँ पे, assume। we assume that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely, मतलब business की कोई लिमिट नहीं है, वो indefinitely चलती रहेगी, and for very long period of time it would not be liquidated in the फोर्सेबल फ्यूचर, और वो जल्दी से फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशन, और ये ध्यान रखना इट इज़ एन एजम्पशन नॉट अ फैक्ट। ये एजम्पशन है, ये मान कर चल रही है, फैक्ट नहीं है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस कल बंद होने वाला है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम पे भी मुझे ये एज्यूम करके चलना है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस,
मतलब मुझे पता है कि मेरा बिजनेस कल बंद होने वाला है, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगी इस बिजनेस, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? द आंसर इज येस, बिकॉज ये एजम्पशन है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे हमारे घर में कुछ छोटे खर्चे होते हैं, कुछ बड़े खर्चे होते हैं ना, ऐसे बिजनेस में भी हमारे जो खर्चे होते हैं, कुछ छोटे खर्चे होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ बड़े खर्चे होते हैं। ठीक है, बेसिकली बड़े खर्चे होते हैं। तो जो छोटे खर्चे होते हैं, जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, और जो बड़े खर्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो उनका ट्रीटमेंट अलग तभी हो पाएगा जब हम ये एज्यूम करेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म वाले खर्चों को हम लॉन्ग टर्म कहेंगे कैसे? समझ रहे हो? मतलब एक एसेट को हम एसेट कब कहेंगे? जब वो लॉन्ग, मतलब फिक्स्ड एसेट जैसे होती हैं, तो हम वो कहते हैं फिक्स्ड एसेट वो है जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। वो आप आगे पढ़ोगे, फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट चाहे ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद मैंने बिजनेस बंद करना है, बट फिर भी जब भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, मैं ये एज्यूम करके चलूंगी कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, तभी मैं उसका ट्रीटमेंट कर पाऊंगी, छोटे खर्चों का और बड़े खर्चों का। बिकॉज थोड़ा सा बता दूं तो हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा के खर्चे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभी होने वाले। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, मतलब उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, और जो बड़े वाले खर्चे होते हैं उसको हम कैपिटलाइज करते हैं और वो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये बेसिकली होता है, वो आगे आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि हमें ये एज्यूम करके चलना है कि फॉर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट अलग होता है यहाँ पे, और ट्रीटमेंट के लिए अगर हम ये नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स है वो सही से शो नहीं कर पाएगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस खोला, अब हमें ये तो जानना है कि बिजनेस काम कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा। बट अगर हम बात करें एक्चुअल पोजीशन की, तो एक्चुअल पोजीशन तो बिजनेस की तब पता लगेगी, आज हमने पैसा लगाया, जब हम उसको बंद करेंगे तब हम पता लगेगा एग्जैक्टली हमने कितना कमाया और कितना गवाया, क्योंकि अभी इतना खर्चा किया है, एसेट्स कमाया। अभी जैसे हम मतलब शॉप में खर्चा किया, शॉप खरीदी, वहाँ पे फिटिंग कराई, उसके बाद जो हम महीना कमा रहे हैं वो तो ठीक है कि महीने में हम 1 लाख कमा रहे हैं, बट एक्चुअल में पूरे बिजनेस से मैंने कितना कमाया और गवाया वो तो मुझे तब पता लगेगा जब बिजनेस बंद होगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एंड में ही सब कुछ निकालें। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक्चुअल पोजीशन तो तभी पता लगेगी कि प्रॉफिट और लॉस कितना है जब हम बिजनेस को बंद करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉफिट और लॉस निकालें ही ना। ये कहता है हमें कुछ कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहिए, और कुछ कुछ टाइम जब उसने बोला तो उसने बोला कि एटलीस्ट साल में 1 बार, जैसे साल में 1 बार आपका रिजल्ट आता है ना बच्चों का, वैसे ही साल में 1 बार एटलीस्ट हमें अपनी पोजीशन को फाइंड आउट करना है, यानी हमें अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना है, और हमें ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही बोलता है कि हमें जो पूरी लाइफ टाइम है बिजनेस की, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और वो पार्ट्स नॉर्मली रहेंगे 1 ईयर। मतलब हर साल में 1 बार हम अपनी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। अगर कुछ बिजनेसेस बड़ी होती हैं, उनमें लेन देन ज़्यादा होता है, तो वो उस टाइम को कम भी कर सकती हैं, बट साल में 1 बार तो करना ही करना है आपको। अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है और अपनी पोजीशन कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, इस पूरे साल में कहाँ स्टैंड किया और अब तक कहाँ स्टैंड करते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है? द लाइफ ऑफ अ एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, तो हम रेगुलर इंटरवल्स पे निकाल सकें। अकॉर्डिंग टू इट वी शुड फाइंड द रिजल्ट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। 1 साल में 1 बार तो हम निकालेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे ही निकालेंगे। द पीरियड ऑफ 12 मंथ इज रिगार्डेड एज आइडियल एंड कन्वीनियंट पीरियड। आइडियल 12 महीने का माना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम, देखो पीरियड्स की बात हो रही है तो इसलिए हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो कंसेप्ट का जो नेम है ना, वही सब कुछ बता रहा है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंटिंग करो और एक पीरियड के बाद प्रॉफिट और लॉस निकालो, पोजीशन निकालो। ठीक है, तो यही है कि हम क्या करेंगे, बिजनेस तो चलता रहेगा, जैसे हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बात की, बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमें पर उसको एक पार्ट में डिवाइड करके एक प्रॉफिट और लॉस निकालना है एक टाइम के बाद। ठीक है, और वो बेसिकली हम फॉलो करते हैं 12 मंथ्स, बट वो उससे कम भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग के तो
वर्ड में ही काउंटिंग है, अकाउंटिंग के वर्ड में ही क्या है, काउंटिंग। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इन अकाउंटिंग वी ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंटिंग में हम वही लेन देन लिखते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र हो सकता है, मतलब जिसको हम पैसे में तोल सकते हैं या पैसे में जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं, लाइक कोई भी सेल की, पेमेंट रिसीव की, पेमेंट करी, तो उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो बेसिकली अकाउंटिंग में वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, लाइक सेल करी, परचेज करी। तो हम लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेल करी, कितनी सेल करी, जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में पता नहीं होगा 40,000, 50,000, 10,000, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग हैज़ नो प्लेस और नो रूम फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन चाहे वो जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट है, जो जिसको हम पैसे में नहीं तोल सकते, वो अकाउंटिंग में आएगी ही नहीं। सपोज स्ट्राइक हो गया फर्म में, अब स्ट्राइक हुआ तो ऑब्वियसली हम नुकसान तो होगा, बट वो नुकसान हम सर्टेनिटी बता नहीं सकते कि इतना नुकसान हुआ। तो वो चीज़ जब तक हम सर्टेनिटी से बता नहीं सकते तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग हैज़ नो रूम फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी मनी के फॉर्म में ही बात होगी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अकाउंटिंग में तो पैसा 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 करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग जो होती है वो दो बेसिस पे होती है, दैट इज कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट लगता है हमारा रेवेन्यू पे और एक्सपेंसेस पे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कब हम मानेंगे कि हमने पैसा कमा लिया यानी रेवेन्यू जनरेट हो गया, और कब हम मानेंगे कि एक्सपेंसेस हो गए। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें जो है ये मानना है कि हमारा रेवेन्यू हो गया जब हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, यानी जब हमने सेल्स कर दी, या फिर हमने सर्विसेज दे दी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स की बात करें, जब हमने गुड्स दे दी तो इसका मतलब हमने पैसा कमा लिया, चाहे हमने पैसा रिसीव किया चाहे हमने पैसा रिसीव नहीं किया, ओके। यानी हमने कैश नहीं देखना कि कैश रिसीव किया या नहीं किया, हमने सेल कर दी मतलब हमने पैसा कमा लिया, क्योंकि जैसे ही हमने उसको ट्रांसफ़र किया, जैसे ही हमने उसको मालिकाना हक ट्रांसफ़र किया, वैसे ही हमारे पास एक अधिकार आ गया कि उससे पैसे लेने हैं, तो वैसे ही हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो रेवेन्यू मतलब हम कब मानेंगे कि हमने पैसे कमा लिए, जब सेल हो गई, यानी व्हेन सेल्स आर मेड, चाहे हमने पैसे रिसीव किए चाहे हमने पैसे रिसीव नहीं किए। इन द सेम केस जब हमने खर्चा कर लिया, जब हमने लाइक फॉर एग्जांपल किसी से हमने सर्विस करवा ली, कार सर्विस करा ली, तो इसका मतलब हमारा खर्चा हो गया, चाहे हमने उसके लिए पे किया चाहे हमने उसके लिए पे नहीं किया। तो जैसे ही हमने सर्विस रिसीव कर ली वैसे ही वो हमारा खर्चा हो गया, ओके। तो समझते हैं इसको। इसमें बेसिकली कहा जाता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है जब वो रियलाइज हो जाता है। लाइक जैसे ही सेल करी या जैसे ही सर्विस दे दी आपने, चाहे आपने उसके लिए कैश रिसीव किया या कैश रिसीव नहीं किया, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। और ऐसे ही एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस भी जैसे ही आपने खर्चा कर लिया, चाहे आपने उसके लिए पे नहीं किया, मतलब आपने बेनिफिट ले लिया, तो आपने बेनिफिट ले लिया तो अब आपको पे करने पड़ेंगे, तो आपका वो खर्चा हो गया। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर सेल्स की बात करें, सेल्स हुई हमारी 2020 में, 2020 में हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, बट रिसीव की 2021 में हमने। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये इनकम, ये जो हमने, ये रेवेन्यू कौन से साल का है, 2020 का या 2021 का, ये हमने कब कमाया पैसा, ये हमने कमा लिया 2020 में, क्योंकि हमने तो ट्रांसफ़र कर दिए थे गुड्स कितने, 2020 में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है और इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। और एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास, मतलब बेसिस, दो बेसिस पे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट वाज कैश बेसिस
एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में होता है जब कैश पे करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश रिसीव करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर हम ऐसे करने लग गए तो हम एक पीरियड का एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो नहीं निकाल पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने घर का खर्चे की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस एक महीने में कितना खर्चा किया, तो फॉर एग्जांपल आपने सारा कुछ उधार पे लिया, तो आप कहोगे मैंने तो कुछ खर्चा नहीं किया, तो ये तो गलत हो गया कि आपके घर का कुछ खर्चा नहीं है, आपने पे नहीं किया बट खर्चा तो हुआ ना। तो एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि अगर हम सिर्फ कैश बेसिस को देखने लग गए तो हम सही रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि इस टर्म का कितना बेसिकली खर्चा या कितना रेवेन्यू है। तो वो निकालने के लिए हमें एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करना है। यानी हमने ये नहीं देखना कि कैश कब रिसीव हुआ, हमने ये देखना है कि हमने सर्विस कब दी या सर्विस कब ली। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज हमने डिस्कस किया ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन के एटलीस्ट वर्ड इज यूज्ड हियर, एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और जो उसका मालिक है वो अलग अलग है, और आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, बिजनेस के बेसिस पे करनी है, ना कि मालिक के बेस पे। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हमें ये एज्यूम करके चलना है, दोबारा से नोट करा रही हूँ, इट इज़ एन एजम्पशन नॉट अ फैक्ट। हमें ये एज्यूम करके चलना है कि जो हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और आगे बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक एक्चुअल में मतलब बंद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये कहता है कि हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन जानना जरूरी है। तो एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर, मतलब साल में एक बार, यानी 12 मंथ्स बाद हम अपनी पोजीशन निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट और लॉस है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो कि ये कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी जो मनी की फॉर्म में बेसिकली मेज़र हो सकती हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की कोई प्लेस नहीं है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट इज एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन और एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये कहता है कि अगर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात करें, तो जब हमने कमा लिया, जब हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर लिए, तब हम उसको अपना रेवेन्यू मान लेंगे, चाहे हमने उसके लिए कैश रिसीव किया, चाहे हमने उसके लिए कैश रिसीव नहीं किया। इन द सेम वे अगर हमने कोई खर्चा कर लिया तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमने उसके लिए पे किया, चाहे हमने उसके लिए पे नहीं किया। ठीक है, अगर हमने आज का खर्चा किया तो आज का ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हम उसको पे आगे फ्यूचर में कर रहे हैं। ओके, होप इट्स क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।